हेलो स्टूडेंट, आज मैं बीए फर्स्ट ईयर में सेकंड पेपर जो भारतीय सामाजिक राजनीतिक चिंतन का जो सेकंड पेपर है, इसमें सेक्शन ए में दूसरा विचारक शुरू करने जा रही हूँ। आचार्य कौटिल्य। कौटिल्य का जो चिंतन रहा कि एक अच्छा शासन, एक अच्छे राज्य की, आदर्श राज्य की प्राप्ति के लिए शासन व्यवस्था को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस पे चिंतन जो है कौटिल्य ने किया था। और कौटिल्य का चिंतन जो है उसके संबंध में आज मैं चर्चा करूँगी। कौटिल्य का प्राचीन भारत के राजनीतिक शास्त्रियों में अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। उन्हें शासन कला तथा कूटनीति का एक महान प्रतिपादक माना जाता है। वे एक व्यावहारिक राजनीतिज्ञ विचारक थे। उन्होंने जो चिंतन किया है, उनका उस चिंतन के जो शासन संबंधी एक आदर्श राज्य की प्राप्ति के लिए, एक अच्छे शासन के लिए शासन को, एक राजा को किस प्रकार से शासन चलाना है, क्या उसको किन बातों का ध्यान रखना है, अपने चिंतन के सुझावों को, विचारों को कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में व्यवस्थित रूप से सिद्धांतों के रूप में विश्लेषित किया है। कौटिल्य का जो ग्रंथ है वो है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र कौटिल्य का एक प्राचीन ग्रंथ है। भारत की हिंदू राजनीति का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। कौटिल्य ने इस ग्रंथ में एक आदर्श राज्य की रूपरेखा दी है तथा राज्य के संचालन के लिए राजा को अनेक उपदेश दिए हैं। कौटिल्य का आदर्श राज्य जो है एक व्यावहारिक राज्य था। राज्य की कल्पना उन्होंने की। कोई भी राजा कौटिल्य के सिद्धांतों को अपनाकर एक शक्तिशाली, सुख समृद्धि से परिपूर्ण, शांति में राज्य स्थापित कर सकता है, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना राज्य स्थापित किया था। कौटिल्य ने इस एक अच्छे राज्य की प्राप्ति के लिए अपना जो चिंतन जो है किया, उसमें उसने चिंतन किया कि एक राज्य की उत्पत्ति जो है किस प्रकार से समाज में हुई। कौटिल्य के अनुसार प्रारंभ में मनुष्य जो है एक प्राकृतिक अवस्था में रहता था और वह प्राकृतिक अवस्था जो है एक कानून विहीन और अनैतिक पूर्ण व्यवस्था थी, जिसमें कोई कायदे नहीं थे, प्राकृतिक नियम थे, उसको माना या न माना व्यक्ति पर निर्भर था। वहाँ जंगल के कानून का शासन था, दुर्बल की रक्षा का कोई प्रबंध नहीं था। कौटिल्य ने इस अवस्था को अत्यंत ही भयानक अवस्था माना कि चारों ओर जो है भय का वातावरण था। कौटिल्य ने यहाँ पर मनु के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया, बल्कि उसने इस बात को स्वीकार किया कि ऐसी स्थिति में, ऐसी प्राकृतिक अवस्था समाज में होने के कारण समझौता सिद्धांत के द्वारा एक व्यवस्था शुरू की गई। जनता ने भय मुक्ति के लिए मनु से अनुबंध किया कि वह मनु को अपना राजा स्वीकार करते हैं, वह जनता की रक्षा करेगा तथा बदले में जनता उसे कर देगी, उसके अनुशासन को स्वीकार करेगी। इस प्रकार से कौटिल्य मनु के दैवीय सिद्धांत को न मानकर समझौतेवादी सिद्धांत को मानता था कि लोगों ने जो है अपने जंगल राज को ख़त्म करने के लिए एक समझौता किया कि हम अनुशासन से और नैतिक नियमों का पालन हो और सुरक्षा मिले, सुविधा मिले, इसलिए जो है एक संस्था के रूप में राज्य को माना। इस प्रकार से कौटिल्य का मानना था कि इस प्रकार से जो है राज्य की उत्पत्ति जो है समाज के लोगों के द्वारा समझौते के द्वारा हुई। भारत के प्राचीन राजनीतिक विद्वानों ने राज्य के 7 प्रमुख अंग बताए कि राज्य की उत्पत्ति के लिए 7 अंगों का होना आवश्यक है। जैसे कि मनु ने भी 7 अंग राज्य की उत्पत्ति के लिए आवश्यक बताए कि 7 अंग अगर प्रभावी होंगे तभी एक अच्छा राज्य स्थापित होगा और एक आदर्श राज्य की प्राप्ति जो है की जा सकती है।
तो मन्नू ने इन आदर्श सातों अंगों को किस प्रकार से प्रभावी हो, ये किस प्रकार से ये आपस में सहयोग करें, इस पर चिंतन करते इन्होंने सप्तांग सिद्धांत दिया था, जो पिछली टर्न पे मैंने आपको पढ़ाया है। अब इसमें कौटिल्य ने भी इसमें राज्य की उत्पत्ति के लिए जो है 7 अंगों को सहयोगी माना है। कौटिल्य ने इसमें थोड़ा परिवर्तन कर दिया है। उन्होंने मन्नू के पुर के स्थान पर दुर्ग तथा राष्ट्र के स्थान पर जनपद नाम रखे हैं। आधुनिक विद्वान राज्य के 4 अंग मानते हैं: भूमि, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। कौटिल्य के जनपद में आधुनिक युग की भूमि तथा जनसंख्या आ जाती है। राजा और आमत्य के स्थान पर आधुनिक शब्द जो है सरकार आता है। दंड के स्थान पर प्रभुसत्ता आ जाती है। और कोष और दुर्ग यह कौटिल्य के ही राज्य के अंग थे। आजकल ये सब सरकार के अंतर्गत आते हैं। आधुनिक राज्य शास्त्रीय राज्य के लिए इसके चारों तत्वों का होना अनिवार्य मानते हैं। किसी एक के अभाव में कोई संस्था राज्य नहीं बन सकती। इस प्रकार से प्राचीन काल में भारतीय विद्वान भी कहते थे कि सप्तांग में से किसी एक अंग का अभाव राज्य के अस्तित्व के आने में बाधक है। कौटिल्य ने इन 7 अंगों का जो है विवरण किया है, जिसे उन्होंने कि किस प्रकार से 7 अंग जो है आदर्श राज्य की प्राप्ति के लिए सहायक हों, इस पर उन्होंने चिंतन करते हुए अपना सप्तांग सिद्धांत जो है विचारों को व्यवस्थित रूप से सिद्धांत के माध्यम से दिया है। उन्होंने सबसे पहला जो सप्तांग सिद्धांत में अंग बताया है राज्य का, वो राजा को कौटिल्य ने नाम दिया है स्वामी। राज्य का संस्थापक राजा होता है। अतः कौटिल्य राजा को एक केंद्र बिंदु मानकर चलता है कि राजा एक राज्य के लिए सूर्य है। सभी अंग उसके चारों ओर चक्कर काटते हैं। कौटिल्य राजा को राज्य का सर्वोसर्वा मानता है। फिर भी वे राजा को राज्य की संपत्ति नहीं मानता, न ही राजा को मनमाने या से शासन करने की अनुमति देता है। राजा को प्रजा उसकी जो है दास नहीं है। राजा और प्रजा एक समझौते के समान पक्षधर है। राजा का अस्तित्व तभी तक है जब तक प्रजा उससे प्रसन्न है, खुश है। अतः कौटिल्य राजा को सदा संचेत रहने का आदेश देता है। वह प्रजा के हित को अपना हित समझे, प्रजा का पुत्र की तरह पालन करे। वह राजा को गुप्तचरों द्वारा षड्यंत्रकारियों, चापलूसों में छिपे हुए शत्रुओं का तथा विद्रोहियों का पता लगाने रहने का उपदेश देता है। राजा को योग्य होना चाहिए, वह सभी विद्याओं का ज्ञानी हो। मंत्रियों व कर्मचारियों की नियुक्ति करते समय उनकी योग्यता को परखना चाहिए। उसे स्वयं अनुभवी और परिश्रमी होना चाहिए, तभी वह अपने अधीनस्थों पर अनुशासन रख पाएगा। राजा इनमें फंसा राजा नाश को प्राप्त हो जाता है। कौटिल्य ने राजा की दिनचर्या को लेकर उसे सदैव व्यस्त रहने की योजना रखी है। उसे शासन के सभी अंगों पर नियंत्रण रखना चाहिए। कौटिल्य के राजा प्रजा का स्वामी नहीं, दास है, अतः उसे सदैव प्रजा की सेवा में लगे रहने का वह उपदेश देता है। इस प्रकार से राजा को वो प्रजा का स्वामी मानता है सेवा के रूप में। दूसरा जो अंग कौटिल्य जो सप्तांग सिद्धांत में बताता है, वो है आमत्य। कौटिल्य राज्य के कार्यालय के कर्मचारियों को ही आमत्य का नाम पुकारता है। इनमें से ही योग्य व्यक्तियों को वह मंत्री चुन लेने की सलाह देता है। कौटिल्य राजा को आदेश देता है कि वह कार्यालय के कर्मचारियों को चुनते समय उनकी योग्यता की अच्छी तरह परख कर ले। कौटिल्य ने स्वामी को आमत्य की अपेक्षा तथा आमत्य को जनमत की अपेक्षा अधिक महत्व दिया है। कौटिल्य के मत के विपरीत आमत्य को स्वामी की अपेक्षा अधिक महत्व देते हैं। कौटिल्य के अनुसार राज्य के सबसे बड़े कार्य मंत्र, फल प्राप्ति, राजकीय कार्य, आय व्यय, दंड का प्रयोग, शत्रु निवारण आदि सभी कार्य जो है आमत्य के द्वारा, कर्मचारियों के द्वारा ही किए जाते हैं। इसलिए योग्यताओं को प्राथमिकता दी जानी आवश्यक है।
तीसरा जो अंग जो प्रभावी रहने के लिए उपदेश देता है कौटिल्य, वो है जनपद। कौटिल्य जनपद में भूमि व जनसंख्या दोनों को सम्मिलित करता है। राष्ट्र के संबंध में कौटिल्य लिखता है कि राष्ट्र की जनता स्वामी भक्त कर चुकाने वाली हो और सुखी हो और मेहनती होनी चाहिए। कि कौटिल्य के अनुसार जो राष्ट्र के किसानों को परिश्रमी इसलिए रखना चाहता था कि राज्य की आय का वे स्रोत होते हैं। जो किसान हैं कि ये उपज अधिक करेंगे, इसलिए इनको ज़्यादा खुश रखा जाए, इनकी अधिक खुशहाल होने चाहिए। उनकी परिश्रम से ही अधिक उत्पादन होगा, उतनी ही अधिक आय राज्य की बढ़ेगी। कौटिल्य भूमि के विषय में कहता है कि भूमि केवल अन्न ही उत्पादन करने वाली न हो, बल्कि वन, तालाब, खाने, पशु पक्षी, सब किले आदि भी होने चाहिए। जनपद के निकट राज्य को शक्तिशाली बनाने से जनपद का निकट का जो राज्य है उसको शक्तिशाली बनने से रोकना चाहिए। कौटिल्य ने जनपद की जनता को स्वामी भक्त होने पर अधिक जोर दिया है। अगला जो अंग कौटिल्य सप्तांग सिद्धांत में बताता है वो है दुर्ग। कौटिल्य दुर्ग को राज्य में विशेष स्थान देता है। वह दुर्ग को शक्ति का केंद्र मानता है। शक्ति के बिना राज्य का अस्तित्व सुरक्षित नहीं रह सकता। दुर्ग का महत्व बताते हुए कौटिल्य कहता है कि जनपद की रक्षा राजा को सीमांत प्रदेशों पर चारों ओर दुर्ग बनाने चाहिए। ये दुर्ग युद्ध की दृष्टि से उपयोगी होने चाहिए। दुर्गम तथा भीड़ों स्थानों पर बनवाने चाहिए। कौटिल्य के अनुसार दुर्ग 4 प्रकार के होते हैं। पहला आदेक दुर्ग, जिसके चारों ओर जल हो। दूसरा है पर्वत दुर्ग, जिसके चारों ओर पर्वत की श्रेणियां, बड़ी बड़ी चट्टानें हों। तीसरा है धानवन दुर्ग, यह दुर्ग रेगिस्तान के बीच में होना चाहिए, जिसके आसपास घास, वृक्ष, जल आदि कुछ भी न हो। चौथा जो है वन दुर्ग, जिसके चारों ओर दलदल या कांटेदार झाड़ियाँ हो। कौटिल्य राज्य को राज्य के लिए बहुत आवश्यक मानता है। कौटिल्य युद्ध को राज्य के लिए बहुत आवश्यक मानता है। युद्ध राज्य की शक्ति के विकास में सहायक होते हैं। युद्ध के समय दुर्गों का बड़ा महत्व होता है। आक्रमण के समय दुश्मन को पराजित करने में ये दुर्ग बड़ा काम करते हैं। कौटिल्य कहते थे कि दुर्गों में सभी प्रकार की सैन्य सामग्री, खाद्य सामग्री के भंडार हों, क्योंकि कभी कभी राज्य की रक्षा हेतु दुर्गों में घुस जाते हैं और फाटक बंद कर लेते हैं, जिस रक्षा के लिए जरूरी होता है। आपातकाल में राजा के धनवन वन दुर्ग में शरण लेता है। शत्रु ऐसे दुर्गों को घेरे में नहीं ले पाता, क्योंकि उसे वहाँ खाद्य सामग्री व जल उपलब्ध नहीं हो पाता। इसलिए वो दुर्ग के लिए ये आधुनिक जो है आपातकालीन स्थिति में सारी खाद्य सामग्री, जल उपलब्ध होना चाहिए। आधुनिक वैज्ञानिक युग में इन दुर्गों का महत्व कम हो गया है, पर समाप्त नहीं हुआ है। 5वां जो है अंग कोश को कौटिल्य मानता है कि कोश के बिना जो है प्राचीन काल में भी यह महत्वपूर्ण था। बिना कोश के आज भी राज्य नहीं चल सकता। राज्य का अस्तित्व विकास कोश पर निर्भर करता है। कौटिल्य का मत है कि संसार में अर्थ ही मुख्य पदार्थ है। सामान्य मनुष्य का जीवन निर्वाह जो है, अब जब अर्थ के बिना नहीं हो सकता, तो राज्य जैसी विशाल संस्था बिना अर्थ के कैसे चल सकती है। राज्य के सभी कार्यों का प्रारंभ कोश पर आधारित है। कौटिल्य कहते हैं राजा को सर्वप्रथम कोश की चिंता करनी चाहिए। कौटिल्य कोश के संचय के संबंध में विचार व्यक्त करता है। उसका कहना है कि कोश में राजा के पूर्वजों द्वारा इकट्ठा धन, मूल्यवान रत्न, सोना आदि तो होना ही चाहिए। साथ ही कर के रूप में प्राप्त धन और अन्य सामग्री उचित मात्रा में रहनी चाहिए। प्रजा से राजा अन्न टैक्स के रूप में कोश रखे। कोश को संकट काल में तथा शांति काल में राजा के काम आता है। कौटिल्य कहता है कि धन जनता से धर्मपूर्वक ही लेना चाहिए। इसलिए कोश जो है उसका व्यय जो है, कौटिल्य का मानना है कि जनता की सुरक्षा और विकास पर, सुविधा पर खर्च होना चाहिए। दंड के रूप में जो कौटिल्य का मानना है कि मन्नु
के समान कुटिल्य दंड को राज्य का प्रमुख प्रकृति बताता है कि दंड का अर्थ है सेना। राज्य की सेना राज्य का प्रमुख आधार होती है। कुटिल्य सेना में ऐसे वीरों को रखने की सलाह देता है जो वंश परंपरा से राजा के प्रति भक्ति रखते हो और वंश परंपरा से सैनिक वृत्ति को अपनाए हुए हों। सेना सुशिक्षित हो, अनुशासित होनी चाहिए। इस प्रकार से कुटिल्य दंड को राजा का एक आभूषण मानता है। दंड की शक्ति को ही कुटिल्य राजसत्ता का प्रतीक और संप्रभुता का आधार मानता है। इस प्रकार से कुटिल्य का मानना है कि सेना जो है वो अनुशासित और शिक्षित और योग्य होनी आवश्यक है। अगला जो अंग है वो है मित्र। कुटिल्य के अनुसार राज्य का अंतिम लक्षण जो है मित्र है। कुटिल्य का सलाह है कि पड़ोसियों से राजा को सदा मित्रता रखनी चाहिए, पर कुटिल्य यह भी कहता है कि मित्र राज्यों का चयन करते समय वंश परंपरा से चले आ रहे मित्र राजाओं को सर्वोच्च स्थान देना चाहिए। मित्र बनाते समय राजा को अन्य उपायों से राजाओं की परख करनी चाहिए। कुटिल्य का सप्तांग सिद्धांत जो है एक आलोचना का विषय बना, क्योंकि वे प्रजातंत्र के भावना के खिलाफ है। क्योंकि कुटिल्य राजतंत्र का पोषक था, उसने राजा की दृष्टि से सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। लेकिन कुटिल्य ने राजा को तानाशाही राजतंत्र का पोषक नहीं था। राजा की स्थिति पर विचार करते हुए उसने बताया कि कुटिल्य ने इतने प्रतिबंध राजा पर लगाए कि जिससे कि वे तानाशाह न बन सके। उसने राजा को संवैधानिक मुखिया बनाने का प्रयत्न किया। उसने राजा को कभी राज्य का स्वामी नहीं माना, वह उसे उसका प्रजा का सेवक बनाने का प्रयास किया। कुटिल्य राजतंत्र व्यवस्था के समर्थक थे। उन्होंने राज्य कार्य के संचालन हेतु मंत्रियों की अनिवार्य को स्वीकार किया। उनके अनुसार जिस प्रकार एक पहिए से रथ नहीं चल सकता, उसी प्रकार बिना मंत्रियों की सहायता के राज्य का संचालन अकेले राजा से नहीं हो सकता। उसे मंत्रियों की नियुक्ति कर उनके सलाह के अनुसार कार्य करना चाहिए। वे ही राजा को कार्य से रोकते हैं तथा वह अच्छे कार्य के लिए सलाह देते हैं। और योग्य और विशेषज्ञ व्यक्ति जो हैं, मंत्री जो हैं, वो जो अच्छी सलाह दें राज्य की सुरक्षा, राज्य के विकास और जनता की सेवा के लिए राजा को जो है, स्वामी को इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अच्छी सलाह दें, नैतिकता के आधार पर सेवा के रूप में दें। वही राज्य जो है एक सुरक्षित राज्य, आदर्श राज्य और विकासशील राज्य हो सकता है। ये जो चिंतन था राज्य के रूप में कुटिल्य ने अपने सप्तांग सिद्धांत के रूप में दिया है कि राज्य के ये सभी अंग जो हैं सहयोग करेंगे प्रभावी रूप से और अपने अपने स्तर पर अपने दायित्व को निभाएंगे तो राज्य जो है सुरक्षित भी होगा, शांति भी होगी और प्रजा की सेवा अधिक से अधिक होगी। आज भी कुटिल्य के ये विचार जो हैं प्रजातंत्र में भी प्रभावी और उपयोगी हैं। धन्यवाद। थैंक यू।